चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज की क्लास से हमने एक नया और अपने कोर्स का अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा रेलेवेंट है। हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में, इवन बहुत सारी कंसिस्टेंट अटेम्प्ट में ये टॉपिक टेस्ट किया जाता है और इसकी कोई वेटेज अराउंड 12, 15, 20 मार्क तक का भी सवाल एनपीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस चैप्टर से या इस टॉपिक से टेस्ट किया गया है। अगर मैं पिछली 2 अटेम्प्ट देखूं, ऑटम वाइज और स्प्रिंग वाइज, तो दोनों अटेम्प्ट में ये टॉपिक आपका 10-10 मार्क का टेस्ट हुआ है। लेकिन अगर उससे पिछली सारी अटेम्प्ट आप देखेंगे तो इस टॉपिक की टेस्टिंग कोई 15 से 20 मार्क के करीब रही है और 20 मार्क तक का सवाल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस चैप्टर में आपसे पूछा जा रहा होता है। कवर करने के लिए कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट या कोई बहुत ज्यादा नई चीजें नहीं होंगी। हाँ, फॉर्मेट्स वगैरह चेंज हो रहे होंगे। जो काम आप एक नॉर्मल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, इन्वेंट्री के लिए, बोरिंग कॉस्ट के लिए, गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, या और स्टैंडर्ड जो आप आने वाले वक्तों में कवर करोगे, मोर और लेस वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी फॉलो की जा रही होगी। कुछ छोटी मोटी एक्सेप्शंस है और कुछ फॉर्मेट का फर्क है, वो चीजें हम यहाँ पे इस चैप्टर के साथ कवर कर रहे होंगे। तो पहले तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यार ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और ये किस तरह से डिफरेंट है एज कंपेयर टू अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है एज कंपेयर टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या फर्क है इन दोनों में? सर नाम का ही फर्क है। यस, एक्चुअली सिर्फ नाम का ही फर्क है। मोर और लेस जो सारे काम एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कर रही होती है वही सारे काम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है। देखिए, किसी भी कमर्शियल एंटिटी या किसी भी कमर्शियल कंपनी की जब हम बात करते हैं तो एक कमर्शियल कंपनी या कमर्शियल एंटिटी किस तरह से बनाई जाती है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स, जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर्स या इक्विटी होल्डर्स, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर्स या इक्विटी होल्डर्स, वो एक जगह जमा होता है। हर शेयर होल्डर, हर इक्विटी होल्डर अपने अपने फंड्स इन्वेस्ट करता है और एक पूल ऑफ फंड क्रिएट कर दिया जाता है और फिर एक कंपनी बना के वो पूल ऑफ फंड उस कंपनी के अंदर साइड असाइड कर दिया जाता है। फिर उस कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, डायरेक्टर्स मैनेजमेंट को अपॉइंट करती है, फिर मैनेजमेंट डिफरेंट तरह का पूरा एक वर्कफोर्स अपॉइंट करती है जिसमें आपकी मार्केटिंग टीम आ रही होती है, सेल्स की टीम आ रही होती है, प्रोडक्शन की टीम आ रही होती है, फाइनेंस की टीम आ रही होती है और ये पूरी मैनेजमेंट और डायरेक्टर उन शेयर होल्डर्स के फंड्स को यूज करके कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करती। और फिर जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो या तो शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और अगर डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट ना भी किया जा रहा हो तो कंपनी की वेल्थ में इजाफा हो रहा होता है, और कंपनी की वेल्थ में इजाफा हो रहा होता है यानी कि अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इजाफा हो रहा होता है। तो एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन या एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है सर? जनरेट प्रॉफिट in order to maximize shareholders wealth। एक नॉर्मल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे आप शेयर होल्डर कह लें, वो फंड्स को एक जगह पूल करते हैं, एक जगह इकट्ठा करता है, डायरेक्टर को जिम्मेदारी देते हैं कि आप इस पूल ऑफ फंड्स को मैनेज करके हमें प्रॉफिट कमा के दें। फिर डायरेक्टर्स मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं, सेल्स फोर्स, लेबर फोर्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, 10 तरह के डिपार्टमेंट्स में लोगों को हायर करते हैं और उन पूल ऑफ फंड्स को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली यूज करके कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं। वो प्रॉफिट्स या तो शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और अगर डिस्ट्रीब्यूट ना भी किया जाए, रिटेन भी कर लिया जाए, तो भी अल्टीमेटली कंपनी की वेल्थ इंक्रीज हो रही होती है, कंपनी की बैलेंस शीट फुटिंग इंक्रीज हो रही होती है, और कंपनी की वेल्थ, कंपनी की बैलेंस शीट के बढ़ने का मतलब है कि अल्टीमेटली कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो रही होती है। अब अगर हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी होल्डर नहीं होता। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है स्पॉन्सर, फाउंडर, इस तरह के लोग होते हैं। यानी इसको बनाने वाले या इसके जो मेंबर्स है उसको यहां पे पुकारा जाता है फाउंडर या स्पॉन्सर्स के नाम। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉफिट नहीं कमाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट कमाएगी, इनकम कमाएगी,
लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट और इनकम जो कमाया जा रहा है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होगा अमंग द मेंबर्स, अमंग द स्पॉन्सर्स, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्पॉन्सर्स और मेंबर्स। इन दोनों में फर्क ये है कि ये भी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज करेंगी, ये भी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज कर सकती है। यहां जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर को या तो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या फिर उनकी वेल्थ में इजाफा कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जितनी भी इनकम या प्रॉफिट आ रही होगी, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन ये होगी कि इनके स्पॉन्सर्स को, इनके मेंबर्स को, इनके डोनर्स को वो प्रॉफिट या इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती लीगल वे तरीके से। इलीगल तरीके से तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन लीगल तरीके से यहाँ पे जो भी प्रॉफिट या इनकम क्यूमुलेट हो रही होगी वो उनके स्पॉन्सर्स या उनके फाउंडर्स या उनके मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा रही होती है। तो फिर सवाल ये है कि अगर स्पॉन्सर्स या मेंबर्स में इनकम या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो ये बनाई क्यों जा रही है? लाइक अगर मैं बात करूं कि अगर एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई गई है। अगर यहाँ पे हम प्रॉफिट और इनकम कमा रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली वो स्पॉन्सर्स या मेंबर्स या फाउंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, तो फिर इनको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर इनको बनाने का ऑब्जेक्टिव है चैरिटेबल और वेलफेयर एक्टिविटीज। इनको बनाने का ऑब्जेक्टिव है चैरिटेबल या वेलफेयर एक्टिविटीज। ये प्रॉफिट या इनकम कमाने की नीयत से नहीं बनाई गई, कमाएगी ये भी प्रॉफिट, कमाएगी ये भी इनकम, लेकिन इसको बनाने के पीछे जो नीयत थी वो चैरिटेबल या वेलफेयर एक्टिविटीज को कंडक्ट करना था। अब ये चैरिटेबल या वेलफेयर एक्टिविटीज कोई भी हो सकती है, किसी स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, फलाह बहबूद के डिफरेंट तरह के, फॉर एग्जांपल दस्तरखान होते हैं, इस तरह के किसी कामों के लिए, कोई हॉस्पिटल हो गया। तो जितनी भी चैरिटेबल और वेलफेयर एक्टिविटीज की जनरल टर्म में चीजें क्लासिफाई हो सकती है, वो किसी स्पोर्ट की प्रमोशन हो सकती है, किसी एजुकेशन फील्ड या किसी स्पेसिफिक या जनरल एजुकेशन से फलाह बहबूद काम हो सकता है, लोगों के ट्रेनिंग या उनकी एंटरप्रेन्योरशिप या उनकी स्किल्स एंड डेवलपमेंट का काम हो सकता है, या कोई हॉस्पिटल हो सकता है, या इवन लोगों को खाना खिलाने के लिए इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि चैरिटेबल और वेलफेयर की एक्टिविटीज कंडक्ट करना। और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट या इनकम जनरेट होगा ना वो मेंबर्स या स्पॉन्सर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बल्कि अगर प्रॉफिट या इनकम जनरेट भी होती है तो वो भी इसी काम के अंदर मजीद इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे भी कोई प्रॉफिट या इनकम आएगा तो बस वो शेयर होल्डर्स या स्पॉन्सर्स या मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जिस ऑब्जेक्टिव, जिस चैरिटेबल या वेलफेयर पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी उसी पर्पस को आगे बढ़ाने के लिए या उसी पर्पस को ग्रो करने के लिए ये सारा प्रॉफिट या सारा इनकम लगा दिया जा रहा होगा। प्रॉफिट्स यहाँ भी आ सकते हैं, प्रॉफिट्स यहाँ पे भी आ रहे होंगे, प्रॉफिट यहाँ भी आ सकते हैं, इनकम यहाँ भी जनरेट हो रही होगी, इनकम यहाँ भी जनरेट हो रही होगी। बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पे जो इनकम या प्रॉफिट जनरेट होता है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट में हो जाता है या शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इजाफा करता है। यहाँ पे जो प्रॉफिट या इनकम जनरेट हो रहा होगा वो इसके मेंबर्स या स्पॉन्सर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बल्कि जिस ऑब्जेक्टिव से ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उसी ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करने के लिए, उसी ऑब्जेक्टिव को ग्रो करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा। अब हम एक नॉर्मल कंपनी या एक नॉर्मल कमर्शियल एंटिटी की जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं तो इसमें हमारे पास मेजर 5 स्टेटमेंट्स बन रही होती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी तरह की मिलती जुलती चीजें लेकिन एक डिफरेंट फॉर्मेट पे, इसी तरह की मिलती जुलती चीजें लेकिन एक डिफरेंट फॉर्मेट पे यहाँ पे बनाई जा रही होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट। यहाँ पे हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट पे क्या चीजें आती हैं? सर एसेट्स आ रहे होते हैं, सर लायबिलिटी आ रही होती है, सर इक्विटी आ रही होती है। यहाँ पे भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया जाएगा, यहाँ पे भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया जाएगा। इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे भी एसेट्स आ रहे होंगे, लायबिलिटीज आ रही होगी, लेकिन इक्विटी की जगह एक दूसरी चीज आ रही होगी जिसे हम फंड्स का नाम देंगे। यहाँ जिस तरह से एसेट करंट एसेट नॉन करंट एसेट हो सकता है, यहाँ पे भी एसेट करंट एसेट नॉन करंट एसेट हो सकता है। यहाँ पे जिस तरह से लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज हो सकती है, यहाँ पे भी करंट या नॉन करंट लायबिलिटीज हो सकती है।
यहाँ पे इक्विटी में हमारे पास शेयर कैपिटल आ रहा होता है, शेयर प्रीमियम आ रहा होता है, रिटेन अर्निंग्स आ रहा होता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस आ रहा होता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा होता है। यहाँ पे इक्विटी नहीं आ रही होगी क्योंकि कोई इसका ओनर नहीं है, इसके स्पॉन्सर्स से मेंबर्स हैं जो कि एक नोबल पर्पस के लिए, चैरिटेबल वेलफेयर पर्पस के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फंड्स क्रिएट हो रहे होंगे एज कंपेयर टू इक्विटी इन द कमर्शियल एंटिटी। फिर जब हम फंड्स की बात करेंगे लेटर स्टेज पे, तो फंड्स में भी मैं आपको बताऊंगा कि फंड्स भी जनरल पर्पस फंड हो सकता है या स्पेसिफिक पर्पस फंड हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से एक नॉर्मल कमर्शियल एंटिटी में आप स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्रिएट करते हो। जब मैंने पहले ही यहां पे कहा कि यहां भी प्रॉफिट आ रहा होगा, यहां पे इनकम आ रहा होगा, तो यहां पे भी हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम इनकम की ही चीजें दिखाएंगे। जिस तरह से कमर्शियल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट में आप सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट, टैक्स, आफ्टर टैक्स, ये सारी चीजें दिखा रहे होते हो, यहां पे भी ये सारी चीजें आ रही होंगी, लेकिन यहां पे इन चीजों को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट या अकाउंट में प्रेजेंट कर रहे होंगे। हम एक स्टेटमेंट बना रहे होंगे, हम एक अकाउंट बना रहे होंगे जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कह रहे होंगे। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी सारी इनकम होगी, कौन कौन सी इनकम होगी वो भी हम आज डिस्कस करेंगे, जितनी भी सारी इनकम होगी, जितने भी सारे एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे यहां पे प्रेजेंट होंगे। अच्छा, नॉर्मल कमर्शियल एंटिटी में तो क्या होता है कि हमारे पास गुड्स या सर्विसेज का रेवेन्यू आ रहा होता है। हमारे पास या तो गुड्स, अच्छा गुड्स भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो सकते हैं, ट्रेडिंग गुड्स हो सकते हैं, या सर्विसेज का रेवेन्यू आ रहा होता है। फिर उस गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज लगती है वो आता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम डिफरेंट तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस और 10 तरह के एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। अब बॉटम नंबर यहां पे प्रॉफिट बन जाता है या लॉस बन जाता है। यहां पे भी इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे, लेकिन यहां पे इनकम का नेचर डिफरेंट हो सकता है एज कंपेयर टू ए कमर्शियल एंटिटी। फॉर एग्जांपल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होगा वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की मेंबरशिप फी या सब्सक्रिप्शन फी आ रही होगी, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट की तरफ से या अदर देन गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट तरह की ग्रांट्स या डोनेशंस इनकम मिल रही होगी, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज जनरेट करके इनकम कमा रही होगी। तो यहाँ पे इनकम का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू कमर्शियल एंटिटी। यहाँ पे इनकम में आपके पास डोनेशन आ रहा होगा, ग्रांट आ रहा होगा, मेंबरशिप फी आ रही होगी, सब्सक्रिप्शन फी आ रही होगी, और कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज या कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज की इनकम भी आ सकती है। एक्सपेंसेस मोर और लेस सेम ही होंगे दोनों के, क्योंकि अगर एक कमर्शियल एक्टिविटी है वो भी अपने इदारे की इलेक्ट्रिसिटी पे कर रही होगी, रेंट पे कर रही होगी, लेबर को सैलरी पे कर रही होगी। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसे भी अपने इदारे की इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, रेंट पे करना है, अपने जो भी उसका स्टाफ या लेबर फोर्स है उसको सैलरीज और वेजेस वगैरह पे करनी है। तो एक्सपेंसेस तो मोर और लेस दोनों के कॉमन ही होंगे, लेकिन इनकम नेचर वाइज डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज की इनकम आ रही होगी, यहाँ पे डोनेशन इनकम, सर्विस सब्सक्रिप्शन इनकम, ग्रांट इनकम, इस तरह की चीजें नजर आ रही होगी। अब यहाँ पे आपका जो सबसे बॉटम नंबर बनता है उसे आप नाम देते हो प्रॉफिट या लॉस का। यहां पे अगर हमारे पास बॉटम नंबर में इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा आती है, इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा आती है, तो इसे कहा जाता है सरप्लस। और अगर यहां पे लॉस बन रहा है, यानी कि एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है, तो यहां पे उसी चीज को पुकारा जाएगा डेफिसिट के नाम से। व्हाट इज सरप्लस, व्हाट इज डेफिसिट? सर, सरप्लस इज इनकम in excess of expenses या expenditure, and what is deficit? So deficit is expenditure in excess of income. इसी तरीके से यहां पे आप बनाते हो एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है कि सर हम शेयर होल्डर की वेल्थ, शेयर होल्डर की तिजोरी की एक मूवमेंट बना रहे होते हैं कि भाई साल के शुरू में शेयर होल्डर की वेल्थ या शेयर होल्डर की इक्विटी इतनी थी, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इतना प्रॉफिट या इतना लॉस कमा के शेयर होल्डर की वेल्थ को इतना इंक्रीज या इतना डिक्रीज किया, फिर इतनी शेयर होल्डर की इक्विटी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और साल के आखिर में शेयर होल्डर की इक्विटी या वेल्थ इतनी रह गई है। यहां पे आप बनाते हो
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्यूमुलेटेड फंड्स। यहां पे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से मिलती जुलती एक और स्टेटमेंट बना रहे होंगे जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड कह सकते हैं कि भाई साल के शुरू में एनपीओ के नेट एसेट्स या नेट फंड्स इतने थे, ड्यूरिंग द ईयर इतने फंड्स मजीद आए, ड्यूरिंग द ईयर इतने इतने एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर किए, और साल के आखिर में इस एनपीओ के नेट एसेट्स या नेट फंड इतने रह गए हैं। इसी तरीके से आप यहां पे एक और स्टेटमेंट बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। यहां पे आप लोगों से यही चीज इन द फॉर्म ऑफ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट या स्टेटमेंट के तौर पे बनवाई जा रही होगी। सर हम कैश फ्लो में क्या करते हैं, ओपनिंग कैश लेते हैं, जिन जिन एवेन्यूज से कंपनी के पास कैश आया वो प्लॉट करता है, जिन जिन एवेन्यूज में कंपनी का कैश खर्च हुआ वो प्लॉट करते हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग कैश की पोजीशन आ जाती है। और फिर क्लासिफिकेशन के लिए उसे मैं फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तोड़ देता हूं। सेम इसी तरह से यहाँ पे एक रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट आ रहा होगा जिसमें एनपीओ की सारी रिसिट्स आ रही होगी। अब एनपीओ की रिसिट्स कहां से आ रही होगी, सर डोनेशन से आ रही होगी, सब्सक्रिप्शन से आ रही होगी, ग्रांट से आ रही होगी, कोई और ट्रेडिंग या कमर्शियल एक्टिविटीज वगैरह करके कोई छोटी मोटी इनकम आ रही होगी। आउटफ्लोस कहां हो रहे होंगे, सर एक एनपीओ के सारे एक्सपेंडिचर्स आ रहे होंगे, उनके वेलफेयर और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए जो उन्होंने खर्चे किए वो सारी चीजें आ रही होंगी। तो यहाँ पे एक रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट क्रिएट किया जा रहा होगा। क्या ये बात समझ आती है हमें? अब आपके लेवल पे एनपीओ में वो मैक्सिमम 3 तरह के स्टेटमेंट जनरली पूछ रहा होता है। या तो आपसे बैलेंस शीट बनाने के लिए कह देता है, या फिर आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए कह देता है, या फिर आपसे रिसिट एंड पेमेंट स्टेटमेंट बनाने के लिए कह देता है। बहुत सारे पास पेपर्स में एक ही सवाल में ये तीनों चीजें बनवाई गई है, बहुत सारे सवालों में कोई एक चीज बना ली, कोई 2 चीज बनवाने के लिए पूछी गई है। मोर और लेस आपके लेवल पे एनपीओ की मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से ये 3 स्टेटमेंट्स टेस्ट करता है। या तो आपसे एनपीओ की बैलेंस शीट बना रहा होगा, या आपसे एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवा रहा होगा, या फिर आपसे एनपीओ का रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट रिक्वायर्ड किया गया होगा। क्या ये बातें समझ आती है हमें? नोट करें इसे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो कि आपसे जनरली आपके लेवल पे एग्जाम में पूछी जा रही होगी। 1 इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नंबर 2 इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड नंबर 3 इज रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस स्टेटमेंट नहीं है, मोर और लेस वही चीजें जो आप बैलेंस शीट में बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी बना रहे होगे। फर्क ये होगा कि इक्विटी की जगह फंड्स आ जाएगा। मोर और लेस वही चीजें जो आप इनकम स्टेटमेंट में बनाते थे वही चीजें एनपीओ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बना रहे होंगे। और मोर और लेस जिस तरह से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट या एक कैश एंड बैंक का टी अकाउंट बनाते हो, उसी तरह का आपके पास एक रिसिट और पेमेंट की स्टेटमेंट या रिसिट और पेमेंट का अकाउंट बनाया जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एक एनपीओ की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डिस्कस करें, तो हमारे पास एक साइड पे एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स आ रहे होंगे। दूसरी साइड पे लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज आ रही होगी। इक्विटी की जगह हमारे पास फंड्स आ रहे होंगे, और फंड्स में हमारे पास 2 तरह की क्लासिफिकेशन होगी, या तो फंड्स हमारे जनरल फंड होंगे या फिर हमारे स्पेसिफिक फंड्स होंगे। इसी तरीके से अगर हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें, तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप टी अकाउंट के फॉर्मेट पे भी बना सकते हो कि आप डेबिट साइड पे सारी इनकम्स को लिख दो, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स को लिख दो और डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंडिचर्स को लिख दो। या फिर आप चाहो तो इसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हो, जिस तरह से पीएनएल बनाते हो कि पहले आपने सारी इनकम्स को पॉजिटिव में शो किया, उसके बाद आपने सारे एक्सपेंसेस को नेगेटिव में शो किया, तो इन दी एंड आपके पास सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस का लफ्ज इस्तेमाल हम नहीं कर रहे होंगे। अब यहाँ पे इनकम कौन कौन सी आ रही होगी? सर ये इनकम सब्सक्रिप्शन इनकम हो सकती है, सर ये इनकम कोई डोनेशन इनकम हो सकती है, सर ये इनकम
कोई ग्रांट इनकम हो सकती है। सर ये इनकम किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी से आने वाली इनकम हो सकती है, ये इनकम किसी इवेंट से आने वाली इनकम हो सकती है। एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सर एक्सपेंडिचर्स मोर और लेस वही होंगे जो एक नॉर्मल कंपनी के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आ रहा होगा, रेंट आ रहा होगा, सैलरीज आ रहा होगा, डिफरेंट जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स वगैरह किए उनका खर्चा आ रहा होगा, एंड सो ऑन। और इसी तरह से आप एक स्टेटमेंट बना रहे होंगे दैट इज कॉल्ड रिसिट एंड पेमेंट। अब रिसिट एंड पेमेंट भी या तो मैं टी अकाउंट फॉर्मेट पे बना दूं या मैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बना दूं। अगर मैं टी अकाउंट फॉर्म पे बना रहा हूं तो डेबिट साइड पे मैं सारे रिसिट्स यानी कि इनफ्लोज दिखा रहा हूंगा, क्रेडिट साइड पे मैं सारी आउटफ्लोज या पेमेंट दिखा रहा हूंगा। और अगर आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में दिखा रहे हो तो आपके पास सारे इनफ्लोज पॉजिटिव, सारे आउटफ्लोज नेगेटिव आ रहे होंगे। अच्छा, रिसिट एंड पेमेंट एक तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश इन बैंक का टी अकाउंट है। यानी कि इसमें अगर तुम्हारे पास ओपनिंग कैश है तो ये डेबिट साइड पे आ रहा होगा। ओपनिंग ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है तो फिर ये ओपनिंग हमारा लायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। जितने सारे हमारे इनफ्लोज हैं वो सारे डेबिट साइड पे आ रहे होंगे। अब ये इनफ्लोज भी डोनेशन के इनफ्लोज हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के इनफ्लोज हो सकते हैं, मेंबरशिप के इनफ्लोज हो सकते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज के डिफरेंट तरह के इनफ्लोज हो सकते हैं, इवेंट एक्टिविटीज के डिफरेंट तरह के इनफ्लोज हो सकते हैं। क्रेडिट साइड पे सारे आउटफ्लोज आ रहे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, रेंट का बिल हो गया, ऑफिस स्टाफ की सैलरीज हो गई, प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गई, डिफरेंट तरह की वेलफेयर एक्टिविटीज की कॉस्ट हो गई। और इन दी एंड अगर हमारे पास क्लोजिंग कैश रह जाता है तो ये क्रेडिट साइड पे, और अगर क्लोजिंग में ओवरड्राफ्ट रह जाता है, ओवरड्राफ्ट समझते हैं ना हम, तो ये हमारे पास डेबिट साइड पे क्लोजिंग प्रेजेंट हो रहा होगा। क्या ये बातें समझ आती है हमें? तब अगर इन तीनों स्टेटमेंट्स को मैं देखूं ना, बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो एसेट और लायबिलिटी साइड तो आप मुझसे बेहतर ही जानते हैं। कवर मुझे क्या करवाना है? सिर्फ फंड्स कि फंड्स क्या चीज होती है, फंड्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है, फंड का नंबर कैसे कैलकुलेट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को देखूं तो एक्सपेंडिचर में तो बार बार यही कह रहा हूं कि जो जनरल एक कंपनी के एक्सपेंडिचर होते हैं मोर और लेस उसी तरह के एक्सपेंडिचर आप यहां पे भी कवर करोगे। यूनिक इनकम हो सकती है कि यहाँ पे जो डिफरेंट तरह की इनकम्स होंगी उसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से वर्कआउट करके अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी ऐसा कुछ नया कवर करने का है नहीं। जो सारा कैश रिसीव किया वो सारा डेबिट साइड पे या पॉजिटिव, और जो सारा कैश पे किया वो सारा आपका क्रेडिट साइड पे नेगेटिव में प्रेजेंट हो रहा होगा। क्या ये बातें समझ आती है? मैं पॉज करना।